बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परमाणु मॉडल जो पढ़े थे, जिसमें पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है ना। आज हम लेने जा रहे हैं नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखिए नील्स बोहर वास्तव में इनका पूरा नाम है नील्स हेनरिक डेविड बोहर। ठीक है, और किताबों के अंदर इसको बोहर को शॉर्ट में लिख के बोर के नाम से लिखा जाता है, नील्स बोर परमाणु मॉडल। ठीक है, सन 1913 के अंदर सब मतलब एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकली रूप से परमाणु मॉडल इनके द्वारा बनाया गया था, जो आज के समय में भी हम कोई भी परमाणु से संबंधित जानकारी लेते हैं वो नील्स बोहर परमाणु मॉडल के लिए के रूप में ही ली जाती है। ठीक है, नील्स बोहर ने सबसे पहले जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी उस कमी को दूर करने का उपाय बताया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था जो मैक्सवेल के सिद्धांत को सही साबित नहीं कर पाया था। मैक्सवेल सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी आवेशित कण जब नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में अगर ये चक्कर लगाएगा, अब आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो यह एक बार चक्कर लगाएगा तो उसके चक्कर लगाने से उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और वो धीरे धीरे परमाणु के नाभिक के अंदर गिर जाएगा, अगर हम ये बात करते हैं तो। लेकिन रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तब नील्स बोहर के द्वारा अपना जो ये परमाणु मॉडल दिया गया, उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये किसने कहा? नील्स बोहर ने, निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्या बल है वो देखिएगा आप। जैसे ये परमाणु का नाभिक, ठीक है, इसके चारों तरफ ये एक वृत्ताकार पथ है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो दो बल जो है उसमें सबसे पहला बल है वो है, इसके अंदर हम कहेंगे नाभिकीय आकर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम आता है? अभिकेंद्रीय बल। देखो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल? अभिकेंद्रीय बल है कि ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी नाभिक द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल, ये कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। जो अब इसमें क्या लगाएंगे, लिखेंगे क्या? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल। यानी ये क्या करेगा? आकर्षण बल कैसे हुआ? तो आकर्षण बल यूं हुआ कि नाभिक के अंदर है प्रोटॉन होता है प्लस आवेश, और ये है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होता है माइनस। तो एक विपरीत आवेश दूसरे अपना मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये बल कहलाता है अभिकेंद्रीय। और दूसरा बल है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। क्या नाम आता है? अपकेंद्रीय बल। ये बल है ना, ये यहां से उत्पन्न होगा। देखो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर भी लगातार चक्कर लगाता है, पथ और अपने अक्ष दोनों पर इस पर घूर्णन होता है। तो ये जब अपने ही अक्ष पर घूमेगा तो इसके घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय है और ये होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, और ये बल जो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उतनी ही मात्रा में इसके विपरीत बल कार्य करता है। यानी यहां से हम इसको बताएंगे ना, ये यूं
दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहां हम इसको यूं बताते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। अब ये इसने नील्स बोर ने सबसे पहली अवधारणा अपनी यही दी कि एक इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते समय नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल लगता है और इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के इस अभिकेंद्रीय बल के विपरीत एक बल लगाता है, तो जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये दोनों बल मतलब कौन सा, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल जो है वह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिशा में घूमेगा, जैसे इधर चक्कर लगा रहा है, जिस दिशा में चक्कर लगा रहा है, तो हर स्थान पर दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा। ये इनकी पहले पॉइंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सेकंड स्टेप यहीं से लेते हैं अपन कि हम इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है निश्चित वृत्ताकार पथ में, है ना। चलिए देखिएगा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो सीधी सी बात है उस वृत्ताकार पथ को हम क्या नाम देंगे, इसके बारे में इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है या चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक तो देखो कक्ष या कक्षा, या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, कक्ष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। यानी क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्ष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर कहा गया है कि इन वृत्ताकार पथों में या कक्षा में या कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2n² सूत्र द्वारा भरे जाते हैं, सूत्र द्वारा भरे जाते हैं, जिसे बोर-बेहरी नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोर-बेहरी नियम कहते हैं। देखो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो वृत्ताकार पथ में या कक्षा में या कक्ष में चक्कर लगाते हैं उसे 2n² इलेक्ट्रॉन उनके अंदर 2n² सूत्र के द्वारा भरते हैं। ठीक है ना, और n यहां पर जो है ये कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानी जाती है। अब वृत्ताकार पथ जैसे ये k, ये l, फिर ये m और ये क्या है, n है। यहां पर जैसे अपने क्या है, परमाणु का नाभिक है ना, तो ये k, l, m और n। अब k के लिए n का मान 1 होता है, l के लिए n का मान 2 होता है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें n का मान
बढ़ता जाएगा। तो इन सूत्रों के हिसाब मतलब n के मान के आधार पर k कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन l के अंदर, m के अंदर और n के अंदर कैसे भरे जाएंगे वो आप देखिए। किसके हिसाब से है? 2n स्क्वायर के हिसाब से। तो k के लिए n का मान कितना होता है? 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो अब आप सूत्र में मान रखो तो देखो 2n स्क्वायर ये है इसका सूत्र, है ना। तो 2n स्क्वायर के हिसाब से इसमें 1 है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 इंटू 2 कितने हुए? 18। और 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16, 16 इंटू 2 कितने हुए? 32। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि K, L, M और N जो कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक तो ये याद रखना है बोर-बेरी नियम क्या है। तो बोर-बेरी नियम यही कहता है कि किसी भी वृत्ताकार पथ में या कक्षा में या कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के द्वारा भरे जाते हैं। ये नियम देने वाले कौन थे? नील्स बोहर थे, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट, पहला वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के द्वारा, दूसरा वृत्ताकार पथ को कहते क्या है, तीसरा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, चौथा पॉइंट आता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, है ना। नील्स बोहर का मुख्य पॉइंट जो था कि भाई नील्स बोहर के परमाणु मॉडल को क्वांटम अभियांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जानते हैं चलिए देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब इसके मुख्य पॉइंट लेते हैं अपन। इसमें एक कंडीशन भी दी है कि इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसके लिए इसमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई के बराबर होता है। MVR जिसे अपन कहते हैं कोणीय संवेग, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अभी अपन ने 3 पॉइंट लिए हैं, अब देखिए चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण। चौथा पॉइंट तो अपन सिंपल ही ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं या कक्षों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का सरल गुणज होता है, गुणज या गुणक होता है, ठीक है। ये एक जनरली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपना मुख्य पॉइंट आता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है 5वां और 6ठा पॉइंट। हम ये कहते हैं, रदरफोर्ड ने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी आवेशित कण जब निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। लेकिन नील्स बोहर जो थे, नील्स बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक पथ में मतलब एक ऊर्जा स्तर से या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है तब उसकी ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। देखिए, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, या हम कह सकते हैं एक कक्षा से दूसरी में
प्रवेश करता है, प्रवेश या छलांग, प्रवेश करता है लिख देते हैं, प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन एक साथ सतत न होकर छोटे छोटे बंडलों में, बंडलों या पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है नील्स बोहर का, कि जब परमाणु एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है या प्रवेश करता है, तब उसकी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि एक साथ सीधा का सीधा हो जाए, वह छोटे छोटे बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में रहता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और इसी के कारण नील्स बोहर का ये जो परमाणु मॉडल है, इसे नाम ध्यान रखिएगा, इसे क्वांटम अभियांत्रिकी कहा जाता है, क्वांटम अभियांत्रिकी का मॉडल, परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसका मुख्य रीजन यही है कि ये क्वांटा शब्द आया, ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों में दिया गया है। ये परिवर्तन जो होता है ऊर्जा का, वो छोटे छोटे बंडल के रूप में होगा, ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये परिवर्तन कैसे होगा। देखिए, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, है ना, तो निचले स्तर से ऊपर वाले स्तर में आते हैं, तो हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी, ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। और जब हम ऊपर से वापस नीचे आते हैं, तो नीचे आने पर हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तब ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, हमारी ऊर्जा में कमी होती है। कमी दोनों में हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर आता है। तो ये बोहर ने यही कहा कि जब एक परमाणु के अंदर, देखो ये जैसे कक्षाएं हैं, ये K है, ये L है, जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है, यानी K से L में जाता है, ठीक है ना, या L से M में, ये K में आएगा, तो निम्न से उच्च में जाएगा, निम्न से उच्च में, तब ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, यानी उसको ऊर्जा बाहर से ग्रहण करनी पड़ेगी, अवशोषण करना पड़ेगा। और जब यही निम्न से, जैसे पहले हमने लिया है निम्न से उच्च में, ठीक है, और जब उच्च से निम्न में आएगा वापस, उच्च से कहां आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तब ऊर्जा में क्या होती है, कमी नहीं होती है, ऊर्जा जो होती है वो नॉर्मली इसके अंदर रहेगी, है ना। तो ये ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, इसको हम डेल्टा E के द्वारा बताते हैं, जिसमें लिखते हैं E2 - E1, ठीक है ना, यानी उच्च से निम्न में आते हैं, ये परिवर्तन होता है दोनों के अंदर। तो ये दोनों का परिवर्तन जो होता है वो h म्यू के बराबर ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि नील्स बोहर का परमाणु मॉडल जो था, ये तो अभी अपन ने इसके मुख्य बिंदु लिए, और इसके मुख्य बिंदु का सबसे मेन पॉइंट आगे आएगा, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो है हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि ये मॉडल हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के ऊपर दिया है, हाइड्रोजन के परमाणु पर दिया गया है, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे स्पेक्ट्रम के रूप में, कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाता है, तो जो ऊर्जा होती है उत्सर्जित होती है या उसके द्वारा अवशोषण किया जाता है, तो इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी, नील्स बोहर के द्वारा की गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, तो आज हमने इसमें नील्स बोहर के मुख्य पॉइंट पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।